further. Good evening, everyone. First of all, thank you very much, all of you, कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर इस सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं. So first of all, thank you very much for joining this meeting. इस मीटिंग में जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं, इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंडाइसेस और ऑप्शन इन गुड्स. और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वेरीज जो भी रहेगी वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड ऑफ द सेशन आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस. सो माई सेल्फ इमरान खान, आई एम द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर NCDEX, and with me my colleagues Ms. Shamal Kadam and Ms. Tanushree Rana is there for this session. So let's begin to this session. So अगर हम बात करें ओवरऑल कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट की, तो वी कैन सी कि कमोडिटी का जो कमोडिटी ट्रेडिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 19th सेंचुरी में ही हुआ था. कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी 19th सेंचुरी में, फॉलोड बाय जो अदर कमोडिटीज है लाइक कॉटन के अलावा रॉ जूट, ऑयल सीड्स भी उसमें ऐड हुए थे 1910 to 1930 के अराउंड. इसके अलावा आफ्टर दैट ऐसा जरूरत महसूस हुई एक रेगुलेटर की इन 1950s. सो 1953 में FMC यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जो कि रेगुलेट करते थे मार्केट को, स्पेसिफिकली कमोडिटीज मार्केट को. और ऑन एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक आते आते काफी सारी कमोडिटीज बैन हुई, कहीं ऐड हुई, और इस तरह से जो है तो इन 2000 में करीब 20वीं शताब्दी में जब कदम रख रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अप्रूवल दे दिया इन 2001. और उसी के चलते 2003 के एंड में दो मेजर नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज लॉन्च हुए, जिनमें से नेशनल मल्टी कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX एंड MCX, इन दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया. और इसी के साथ जो है तो राइट नाउ जो मेजर चेंज हुआ है रेगुलेटर में, 2015 सितंबर में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को टेक ओवर किया सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि पहले फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटीज मार्केट को रेगुलेट करते थे. और सितंबर 2015 से जो है तो कमोडिटीज मार्केट के भी रेगुलेटर जो है तो सेबी है. बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कमोडिटी एक्सचेंज की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, उसके अंडर एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ रेगुलेटर काम करती है, जिसके अंडर नेशनल एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है. और ये नेशनल एक्सचेंजेस अब जो है करीब मेजर जिसमें से है NCDEX, MCX, ICX, NSE और BSE है. और मैं बता दूं कि कमोडिटीज मार्केट में करीब 91 कमोडिटीज को परमिट किया गया है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए. अगर हम ब्रीफ डिटेल समझना चाहे कि सेबी आने के बाद से क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो सितंबर 2015 में सेबी ने टेक ओवर किया एज अ रेगुलेटर. जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट को अप्रूव किया, और इसके साथ साथ कैटेगरी 3 AIF को, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF को भी अप्रूवल मिल गया. सितंबर 2017 में अगर मैं बात करूं तो सेबी ने इंटीग्रेशन इक्विटी और कमोडिटी के जो ब्रोकिंग आर्म्स है उनका इंटीग्रेशन अप्रूव किया, और बैंक सब्सिडरीज को अलाउड किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव्स में. और इसके साथ साथ जो बैंक्स है उनको भी परमिट किया एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर. सितंबर 2018 की अगर हम बात करें तो FPI फॉरेन पार्टिसिपेंट्स जो है उनको परमिट किया गया, लेकिन उनको उनका जितना सीमित एक्सपोजर होता है इंडियन कमोडिटीज में, उतना ही उनको हेज करने के लिए अप्रूव किया गया. मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड PMS को अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्शन में. इसके साथ साथ जून 2019 में जो काफी अच्छा डेवलपमेंट रहा कि इंडाइसेस को अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए.
कमोडिटीज की हम बात करें कि जो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है, तो राइट नाउ जो 23 कमोडिटीज है 6 डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में, वो कुछ इस तरह से है: सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर, ग्वार कॉम्प्लेक्स, ऑयल सीड्स एंड मेटल में स्टील। I will just cross check. Hope I'm audible to all of you. Yes, Imran, you're audible. Okay, great. So let's talk about commodity indices. So basically commodity indices, जैसे मैंने बताया आपको कि जून 2019 में सेबी ने अप्रूवल दिया था, उसके बाद में एनसीडीएक्स में एग्रीटेक्स को लॉन्च किया गया। सो बेसिकली एग्रीटेक्स जो है इंडिया का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो कि ट्रैक करता है टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के परफॉर्मेंस को एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जो होती है। अगर हम एग्रीडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन है और कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के ये इसका डिजाइन किया गया है और उसको लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिकली जो कंपोनेंट्स है इसके, जैसे मैंने बताया कि जो टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज है उनका इसमें चयन किया गया है। इनका जो सिलेक्शन था, वो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से था कि जो कमोडिटी सिलेक्ट हुई है उसको लिक्विडिटी और उनके प्रोडक्शन के बेस के ऊपर सिलेक्ट किया गया। तो बेसिकली लिक्विडिटी मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया ये था कि जितनी भी कमोडिटीज है 10 कमोडिटीज, उसमें से 75% कमोडिटीज मतलब 80% कमोडिटीज जो है वेटेज के हिसाब से, वो 75 करोड़ एंड अबव का उसका एडीटीवी होना चाहिए, एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम, एज पर सेबी गाइडलाइंस। और जो रिमेनिंग 20% है उस वो 75 करोड़ के बिलो की भी ऐड की जा सकती है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया था। दूसरी चीज, इसका जो वैल्यू वेट दिया गया है अलग अलग कमोडिटी को, जैसे हमने 10 कमोडिटी सेलेक्ट किए लेकिन उसको जो वेट दिया गया है अलग अलग, उसको वैल्यू वेट कुछ इस तरह से दिया गया है कि 50-50% का उसका वेट लिया गया है। 50% ऑफ उसका जो नेशनल प्रोडक्शन है उसका लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, और जो 50% दिया गया है पिछले 12 महीने का, 12 कैलेंडर मंथ का उसका जो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर ट्रेड होता है उसकी लिक्विडिटी का। तो इस तरह से इन दोनों का 50-50% वेटेज दिया गया और उसके बेसिस पे उनको उनके वेटेज डिजाइन किए गए 100% वेटेज के लिए। फ्लोर और कैप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने हर सेक्टर को एक कैपिंग रखी है जो कि 40% है, ताकि अलग अलग सेक्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके और कोई भी सेक्टर पर्टिकुलर इसको डोमिनेट ना कर सके। तो 40% का इसके ऊपर सेक्टर का हमने कैपिंग रखा है। इसी के साथ साथ आगे चल के मैं बताऊंगा भी कि हमने सेक्टर के साथ साथ कमोडिटी वाइज भी इसके अंदर जो है तो कैपिंग और फ्लोरिंग रखा हुआ है। रीबैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो हर साल में एक बार इसकी रीबैलेंसिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि एज पर द क्राइटेरिया हमने पिछले 12 महीने की लिक्विडिटी ली, उसी तरह से हर साल इसकी लिक्विडिटी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, तो कुछ कमोडिटीज ऐड होगी, कुछ बाहर जाएगी और अकॉर्डिंगली उसका वेटेज भी चेंज होगा। तो ये जो रीबैलेंसिंग है ये साल में एक बार होगी, जो कि एप्लीकेबल होगी हर 1 अप्रैल से। और जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबिलिटी रहेगी उसका नोटिफिकेशन मार्केट में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में दे दिया जाएगा। और जो कैलकुलेशन के लिए हमने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है वो जनवरी टू दिसंबर है, ताकि हम उसको जनवरी में पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट कर सके। इंपॉर्टेंट चीज इज रोल ओवर। अभी बेसिकली रोल ओवर इज व्हाट, हमने सुना होगा देखा होगा कि हम फ्यूचर्स मार्केट में जब हम किसी फ्यूचर में पोजीशन लेते हैं तो हम उसको रोल ओवर करते हैं 1 मंथ टू नेक्स्ट मंथ। उसी तरह इसका रिक्वायरमेंट इसमें इसलिए है क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग है, जो हमारा एग्रीडेक्स है, उसका जो अंडरलाइंग है वो है फ्यूचर, क्योंकि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे स्पॉट ट्रेड नहीं होता। जिस तरह इक्विटी का जो इंडाइसेस है एनएससी बीएससी का, सेंसेक्स या निफ्टी, उसका जो अंडरलाइंग होगा वो उसका इक्विटी का जो कंटेंट रहेगा वो होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एग्री कमोडिटीज हमारे पास स्पॉट ट्रेड नहीं होता है, इसके लिए इसका अंडरलाइंग रखा गया है फ्यूचर्स।
सो जब फ्यूचर्स हम इसका अंडरलाइन रखते हैं तो फ्यूचर्स एक पर्टिकुलर डेट पे जाके एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस एक्सपायरी के चलते उसका वेटेज हमको ट्रांसफर करना होता है उसके आने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। सो बेसिकली उसी प्रोसेस को हम रोल ओवर कहते हैं। सो ये रोल ओवर जो होता है वो उसके एक्सपायरी मंथ के पहले 3 दिन में, जैसे से सपोज कि अभी अगर वेटेज लिया जा रहा है सोयाबीन का इन द मंथ ऑफ जून, तो जून महीने का 20 जून को अगर एक्सपायरी है तो 1, 2 और 3 जून को, या फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्किंग डे ऑफ जून मंथ को उसका 33% रोल ओवर किया जाएगा आगे वाले मंथ में, आइदर जुलाई में। नेक्स्ट इज कमोडिटी सिलेक्शन। हमने, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सेक्टर से इसमें कमोडिटी हमने ऐड की है, जिसमें कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की कमोडिटीज को इसमें शामिल किया गया है। डाइवर्सिफाई के लिए जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो हमारे पास डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, सॉफ्ट एडिबल ऑयल्स, पल्सेस, इंडस्ट्रियल ग्रेन्स प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, कॉटन कॉम्प्लेक्स, स्पाइसेस, इनमें से हमने इन कमोडिटीज का चयन किया है। सो अगर हम बात करें 2021-22 के एग्रीडेक्स के जो कंपोनेंट है उनकी, तो ये 10 कमोडिटीज है जिन 10 कमोडिटीज को शामिल किया गया है एग्रीडेक्स में, और इन्हीं 10 कमोडिटीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके एग्रीडेक्स का वैल्यू डिराइव होता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सभी कमोडिटीज के जो वेटेजेस है वो अलग अलग रखे गए हैं एज पर देयर लिक्विडिटी एंड प्रोडक्शन क्राइटेरिया। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमने हर कमोडिटी को फ्लोरिंग और कैपिंग रखी है, तो आप देख सकते हो किसी भी कमोडिटी को 20% से ज्यादा का वेटेज नहीं मिला है और 3% से कम का वेटेज नहीं मिला है, ताकि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी इसको डोमिनेट ना कर सके। यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। सो अगर हम बात करें रिटर्न एंड वोलेटिलिटी की 2016 से लेके अब तक, तो आप देख सकते हो कि 2016 के अप्रैल मंथ से लेके 2021 के अप्रैल मंथ तक का इसमें डेटा दिया गया है, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रिटर्न्स बताए गए हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी मंथ जो है तो आपको काफी अच्छी वोलेटिलिटी के साथ जो है तो रिटर्न्स दिख रहे हैं। 2% से लेके 9% तक के रिटर्न इसमें मंथली बेसिस पे आए हुए हैं। शो करता है कि एग्रीडेक्स के जो वोलेटिलिटी है और जो रिटर्न है, रिटर्न से मेरा मतलब सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न नहीं है, रिटर्न से मतलब होता है कि वॉट एवर इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव, उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना परसेंट का उसका मंथली मूव है। अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो आप देख सकते हो कि एग्रीडेक्स का जो कोरिलेशन है उसके अंडरलाइंग 10 कमोडिटीज से, उसके अंदर जो टॉप कमोडिटीज है वो रही है सोयाबीन, आरएम सीड, और उसके बाद में फॉलोड बाय द कोकोट, चना एंड रिफाइंड सोया ऑयल 0.5%। इंडेक्स की, और हम अगर नियर मंथ फ्यूचर की बात करें जो कि अंडरलाइन होता है एग्रीडेक्स के लिए, ऑलमोस्ट सिंक में चलता है। और जब कभी, जैसे कि आप देख सकते हो कि जनवरी 5 के आसपास आपको थोड़ा सा अनसिंक लग रहा है, वहां पे इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्राज एंड इट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्प्रेड। अगर हम बात करें एग्रीडेक्स की कि इसका फूड इन्फ्लेशन हेजिंग टूल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज, आप देख सकते हो सीपीआई, सीएफपीआई रूरल, अर्बन और डब्ल्यूपीआई फूड, ऑलमोस्ट 5.5% का इसका कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि एग्रीडेक्स में जितनी भी हमने टॉप 10 कमोडिटीज ली है वो एक काफी अच्छा एक हेजिंग टूल है
हम बता सकते हैं जैसे इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए। अगर हम बात करें कि एग्रीडेक्स की तुलना अगर हम अदर इंडाइसेस से अगर करें तो आप देख सकते हो कि किसी भी इंडाइसेस से इसका काफी ज्यादा अच्छा कोरिलेशन नहीं है। अराउंड 0.2 से लेके 0.25 तक ही इसका कोरिलेशन है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, आइदर बुलियन हो, गोल्ड सिल्वर। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड टूल टू इन्वेस्टर्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर, डाइवर्सिफाइड बास्केट, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क, वेरी लो कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, इफेक्टिव बेंचमार्किंग, रियल टाइम कैलकुलेशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो मेंटेन्ड और मैनेज किया जाता है वो किया जाता है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड के थ्रू, जो कि एनएससी के बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडाइसेस को भी मेंटेन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है तो आपकी स्क्रीन पे है। और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है, एग्री कमोडिटीज का ये पहला प्रोडक्ट है जो कि कैश सेटल्ड है। देयर इज नो डिलीवरी, कैश सेटल्ड प्रोडक्ट। अगर हम एक नजर मारे इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पे तो आप देख सकते हो इसका जो लॉट है वो 500 यूनिट का है। मतलब एक लॉट में इसके 500 यूनिट होते हैं, और इसका जो पर यूनिट है कोटेशन जो होता है वो पर यूनिट का होता है, और इसकी जो टिक साइज है वो 25 पैसा है, 0.25। इसमें जो ट्रेडिंग आवर्स है ये मार्केट आवर्स जो नॉर्मल डेज में होते हैं मंडेज टू फ्राइडे तक, वो 9 to 9 AM होते हैं। 9 to 9 AM रखने का, सॉरी 9 AM to 9 PM रखने का इसका रीजन ये भी है, इसके कुछ कंपोनेंट्स है जैसे रिफाइंड सोया ऑयल, ये रात में 9 बजे तक ट्रेड करते हैं। इसके लिए एग्रीडेक्स की भी ट्रेडिंग रात में 9 बजे तक अवेलेबल होती है। इसका बेसिकली जो एक्सपायरी डेट होता है, इसके हर एक्सपायरी का लास्ट जो एक्सपायरी डेट होता है वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होता है। जैसे से सपोज अगर हम जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो भी जून मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा, दैट विल बी द एक्सपायरी डे फॉर एग्रीडेक्स। अगर हम बात करें प्राइसिंग लिमिट की, तो डेली प्राइस लिमिट इसकी 6% होती है इन टोटल, जो कि पहले 4% के ऊपर इसका फर्स्ट सर्किट रहेगा, एंड फिर 15 मिनट के कूलिंग पीरियड के बाद जो है तो 2% एक्सटेंड किया जाएगा। इसकी मिनिमम इनिशियल मार्जिन जो है तो वो 6% है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स का जो लॉन्च कैलेंडर है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अभी मंथ ऑफ मई में है तो हमारे पास मई, जून, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021। सो व्हेनेवर व्हिचएवर मंथ वी आर, हम कम से कम हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एग्रीडेक्स से रिलेटेड अभी तक आपकी अगर कोई क्वेरी आई है तो आप अपने चैट बॉक्स में जाके वो क्वेरी लिख सकते हैं। आई विल आंसर दोस क्वेरी। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज ऑप्शंस इन गुड्स। सो बेसिकली ऑप्शंस इन गुड्स के बारे में समझने के लिए हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ऑप्शंस में, वो जो होते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होता है ऑप्शंस में, कि जब ओनर ऑफ द ऑप्शन चाहता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वो फिजिकल गुड्स में डिलीवर करे या डिलीवरी ले, तो वो एक्सरसाइज का काउंट किया जाता है। और एक्सरसाइज जो है तो बायर और सेलर दोनों के कंबाइन से होता है। देन प्रीमियम, बेसिकली प्रीमियम ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन होती है जिसमें, जैसे कि से सपोज हम अगर हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो हम मार्जिन देते हैं फ्यूचर्स की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। उसी तरह ऑप्शन की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए हमको जो कॉस्ट लगती है उसको प्रीमियम कहा जाता है। और बेसिकली प्रीमियम जो होता है
ये दो पार्टीज में ऐसी इस तरह से होता है कि जो बायर ऑफ द ऑप्शन होता है वो प्रीमियम पे करता है, और जो सेलर ऑफ द ऑप्शन होता है उसको वो प्रीमियम मिलता है। सो बायर ऑफ द ऑप्शन इज कॉल्ड एज होल्डर, और जो सेलर ऑफ द ऑप्शन है उसको राइटर कहा जाता है। और इसमें नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस। सो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप जब जब कभी हम फ्यूचर में पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी लाइव ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास एक और ऑप्शन इसके अंदर दिया जाता है कि आप अपनी स्ट्राइक प्राइस यानी कि अपनी जो लॉक इन करने वाली प्राइस है वो चूज कर सकते हो, जिसको स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, और जिसके बेसिस पे आपकी पोजीशन इनिशिएट होती है। हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को काउंट करके डिवाइड होता है और अलग किया जाता है, जिससे कि उसकी प्रीमियम वैल्यू डिराइव होती है। सो प्रीमियम वैल्यू डिराइव कैसी होती है? बेसिकली जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो द अमाउंट बाय विच कैन ऑप्शन इज इन द मनी। अब वो हम आगे वाली स्लाइड में भी देखेंगे कि इन द मनी क्या होता है। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो ऑप्शंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। तो जब हम कॉल की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो अंडरलाइंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होती है, और जो पुट होता है उसमें स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइंग प्राइस को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा कंपोनेंट है इसका टाइम वैल्यू। सो बेसिकली टाइम वैल्यू ये होती है कि आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो ऑप्शन के, उस दिन से उस ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरेशन के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से उसकी एक वैल्यू डिराइव होती है, उसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। सो इन दोनों को मिला के टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को मिला के जो एक कॉस्ट निकल के आती है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। अगर हम थोड़ा हाईलाइट देखें ऑप्शन इन गुड्स में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो आप देख सकते हो तो करीब 7 कमोडिटीज में ऑप्शन इन गुड्स अलाउड है ट्रेड के लिए, जो कि है चना, मस्टर्ड सीड, व्हीट, मेज, सोयाबीन, ग्वार गम, रिफाइंड स्प्रेड्स और ग्वार सीड। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो लॉन्च के बाद में करीब ऑप्शन इन गुड्स में 3000 मैट्रिक टन से ज्यादा का काम हुआ है चना और आरएम सीड में। और स्टिल अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी ग्वार सीड, ग्वार गम और चना में इसकी एक्टिव ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा बाकी सारे भी ऑप्शंस में सीजन के हिसाब से उसके अंदर ट्रेडिंग इनिशिएट होती है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें जैसे, तो अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल क्या होता है? बेसिकली कॉल इज एन ऑप्शन दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट without any obligation to purchase a futures contract in a certain price or before expiration date of the option for a price called the premium, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, which is determined in trading in pits on the trading floor. सिमिलरली उसको ऑप्शन के बायर को, पुट ऑप्शन के बायर को राइट मिलता है, ना कि ऑब्लिगेशन टू सेल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग है। लेकिन ऑप्शन इन गुड्स में जो एक्सपायरी होती है वो फिजिकल गुड्स में कन्वर्ट होती है। और जैसे कि हमने देखा कि प्रीमियम इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस। अगर हम मनीनेस की बात करें तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉल ऑप्शन में अगर 4100 की अगर हम बात करें तो वो होता है एट द मनी। अगर फ्यूचर्स का प्राइस 4100 चल रहा है अंडरलाइंग फ्यूचर का, और अगर आप उसके 4100 की स्ट्राइक प्राइस का जो नाम होगा उसको हम एटीएम कहेंगे, और 4000 के बिलो 4050 या जो भी स्ट्राइक्स आएगी उसको हम इन द मनी कहते हैं, और 4100 के अबव जितनी स्ट्राइक आएंगी उसको हम कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी कहते हैं। उसी तरह अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन में 4100
एट द मनी ही कहलाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन द मनी और आउट ऑफ द मनी इसमें थोड़ा चेंज रहेगा। इसका 4100 के अबव जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस रहेगी वो इन द मनी कहलाएगी, और बिलो 4100 जितनी भी स्ट्राइक रहेगी वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। इसके अंदर आप ये चेंज देख सकते हो क्लियरली। सो व्हाट इज एटीएफ? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन whose strike price is equal to the market price of underlying in the money. For call option, it means that the market price of the underlying security is above the strike price of the options. For put option, it means that the market price of the underlying security is below the strike price of the option, and vice versa for the out of the money. इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शंस प्राइस, वो क्या है? तो बेसिकली ऑप्शन प्राइस के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि फ्यूचर प्राइस, जो कि स्पॉट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन इन गुड्स, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और इंटरेस्ट रेट्स। ये 5 फैक्टर है जिसमें ऑप्शंस की वैल्यू में जिसका इंपॉर्टेंट रोल है। इन्हीं के बेसिस पे ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव होती है, प्रीमियम की बेसिकली। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट और यूरोपियन के अंदर जो है, तो बेसिकली दो प्रचलित जो ऑप्शंस के टाइप है, एक है यूरोपियन और दूसरा है अमेरिकन। तो इसके अंदर इट विल बी एन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हमारे पास लेकिन ज्यादा प्रचलित है यूरोपियन ऑप्शन। तो यूरोपियन ऑप्शन का ही इसके अंदर आपको एक टेस्ट आएगा। देन दूसरा है कि जो स्टिमुलेटिंग होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, और फार्मर फ्रेंडली ऑप्शंस प्रोडक्ट है कि किस तरह एक फार्मर भी अपने जो प्राइस रिस्क है उसको जो है तो यहाँ पे लॉक कर सकता है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें डेरिवेटिव्स मार्केट की कमोडिटीज में, तो ऑप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सबसे इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर ये है कि ये रिस्क रिड्यूस कर देता है हेजर्स का, और प्राइस लॉकिंग का आपको ऑप्शन देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको लार्जर सेक्शन एग्रीकल्चर का कवर करने को, और प्रीमियम के थ्रू अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शंस इन गुड्स में, जिसको हम कहते हैं नेटिंग बेनिफिट। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी जो एक्सपायरी होती है, जितने भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सीटीएम में क्लोज टू मनी में, वो डिलीवरेबल होते हैं, या फिर उसका डिलीवरी, उसका जो सेटलमेंट होता है फिजिकल गुड्स में होता है। लेकिन अगर किसी को एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन कैरी करनी है और वो नहीं चाहता कि मैं डिलीवरी में जाऊं, वो अपनी पोजीशंस नेटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर किसी के पास लॉन्ग कॉल है तो वो फ्यूचर शॉर्ट करके अपनी पोजीशन नेट कर सकते हैं, किसी के पास शॉर्ट कॉल है तो वो फ्यूचर लॉन्ग करके अपनी पोजीशन नेट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर हम इन्वेस्टर गाइडलाइंस की बात करें तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेबी और एक्सचेंज की जो सर्कुलर है वेबसाइट के थ्रू आप उनको कंटिन्यू रीड कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ हमेशा जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उसी के थ्रू ट्रेड कीजिए। केवाईसी मैंडेटरी है हर क्लाइंट के लिए, और केवाईसी करके ही अपने ट्रेड इनिशिएट कीजिए। राइट और आपके जो ऑब्लिगेशंस है उसके लिए हमेशा आप इंसिस्ट करते रहिए, और जो रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बिल, कॉन्ट्रैक्ट नोट हर सेटलमेंट के लिए आपको मांगना चाहिए, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी बिल में और या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो पैरामीटर्स है वो आप अच्छे से चेक कर ले, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेंबर का, देन ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड डिटेल्स,
ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड बाकी के आर्बिट्रेशन क्लॉज। हमेशा अपनी जितनी ट्रेड्स है उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट से, और आप इसके साथ साथ जो इतना भी अपना M2M मार्क टू मार्केट होता है उसको टाइम टू टाइम पे कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस या फिर पेनल्टी के लिए आप भागीदार ना हो। इसके अलावा जितने भी मतलब बाहर के एक्सटर्नल डब्बा ट्रेडिंग या काइंड ऑफ इरेगुलर ट्रेड्स होते हैं जिनका कहीं पे भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उन ट्रेड से बचे। अपने स्टेटमेंट को हमेशा रिकंसाइल करते रहे। अकाउंट के जो पेमेंट्स आपके आप पे करते हो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप उसी के नाम पे इशू करें मेंबर के। देन पीरियोडिकली आप अपने स्टेटमेंट अपने मेंबर से मंगाते रहे और उसको अपने अकाउंट से क्रॉस चेक करते रहे। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जैसे हम अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ हमको काम नहीं करना चाहिए। अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी तरह का डब्बा ट्रेड या फिर बही खाता वाला ट्रेड हम ना करें। एडवर्टाइजमेंट, रूमर्स, टिप्स के ऊपर ध्यान ना दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज अच्छे से समझने से पहले उसके अंदर ट्रेड ना करें, और अपनी जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में जो है तो अपने ट्रेड इनिशिएट्स करें। किसी भी मार्केट रूमर्स और किसी भी लुभावने ऑफर्स के तरफ ध्यान ना दें। हर रिपोर्ट को, हर मार्केट न्यूज को और हर रिसर्च को आप अपने पैरामीटर पे कंपेयर करें, उसके बाद ही आप पोजीशंस बनाएं। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इन सवालों के जवाब चैट बॉक्स में लिख के दें। आपको सवालों के जवाब कुछ इस तरह से लिख के देना है। क्वेश्चन 1 आंसर ABCD। पहला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया? RBI, IRDAI, PFRDA और सेबी। आप अपने सवालों के जवाब अपने क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा और आप अपने सवालों के जवाब क्वेश्चन नंबर के साथ आगे उसके ऑप्शन के साथ लिखिए चैट बॉक्स में। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया? मैं हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड आपको दूंगा पढ़ने के, समझने के लिए, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। Okay, then the second question is whether SEBI regulate spot market commodity trading also? Yes, no, not sure, probably yes. मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, whether SEBI regulate spot market commodity trading also? Yes, no, not sure, probably yes. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, which of the following factors affect the prices of agri commodities? I repeat the question. Which of the given factors affect the prices of agri commodities? कौन कौन से फैक्टर्स एग्री कमोडिटीज को अफेक्ट करते हैं? ए, वेदर कंडीशन, बी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, डी, ऑल ऑफ थ्री। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप अपने सवालों के जवाब चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज आर्बिट्राज? आर्बिट्राज क्या है? सो बेसिकली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेस ट्रांजैक्शन इन स्पॉट मार्केट, entering into purchase transaction in spot and future market, simultaneously entering into sell and purchase transaction in 2 or more markets,
entering into sell transaction in spot and futures market. Okay. So we will move to our last and final question. Which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? MCX, NCDEX, ICX, and BSE. I'll repeat the question once again. Which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? A, MCX, B, NCDEX, C, ICEX, or D, BSE? Okay, so we have some answers with us. Okay, so I will tell you the answer. You can cross check with your answers. So our first question is, who regulates the commodity derivatives market in India? So answer is D, SEBI. So first of all, if your answers are right, congratulations to you. If your answers are wrong, so update the same. Second question is whether SEBI regulates spot market commodity trading also. The answer is B, no. Third one, which of the given factors affect the prices of agriculture commodities? Weather condition, agriculture production, changes in import and export policies, D, all of three. So the answer is D, all of three. Question number 4 is, what is arbitrage? So the answer is C, simultaneously entering into sale and purchase transaction in 2 or more markets. And the final question is, which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? The answer is B, NCDEX. So I'll congratulate all of you, and which I say ki all the right answers has been given, and all 5 questions right answer has been given. One of the participant named Shubhangi Virkar is absolutely right in all 5 questions. Congratulations to her. So that is it from my side. Again, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से कि आपके अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू एग्रीडेक्स, इंडाइसेस और ऑप्शन इन गुड्स, आप अभी भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको फर्दर एग्री कमोडिटीज के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको और एक अपडेट दूं कि जिस तरह हमने इंडाइसेस में आज एग्रीडेक्स देखा, वेरी सून वी विल आल्सो प्रिपेयरिंग, और जो कि सेबी से अंडर अप्रूवल हमारी जो सेक्टोरल इंडाइसेस है उसके लिए भी जो है तो हम बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे. आप सब लोगों का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन को अटेंड किया. देयर इज अ क्वेरी, आई थिंक मैं एक बार क्वेरीज चेक कर लेता हूं. ओके, सो एक पार्टिसिपेंट का रिक्वेस्ट है कि कैन यू शो द स्लाइड बिफोर इन्वेस्टर्स गाइडलाइन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन. ओके, आई विल शो दैट. This one, hope I'm on the right slide. So this slide tells us about netting benefits.
Anyone has any question on this? Okay, great. So once again, thank you very much everyone. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से, और इसी के साथ मैं इस सेशन को यही समाप्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.